स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एक ऐसा मोशन पढ़ेंगे फ्लूइड का जो कि अनस्टेडी फ्लो होगा, यानी ये टाइम के साथ चेंज होगा, यानी वेलोसिटी इसमें टाइम के साथ चेंज होगी तो ये अनस्टेडी फ्लो होगा। इसके अलावा ये एक्सटर्नल फ्लो की श्रेणी में जाएगा। एक्सटर्नल फ्लो एक ऐसा फ्लो होगा जिसका दायरा असीमित हो। इससे पहले जो हम लोगों ने फ्लो पढ़े थे वो दो प्लेट के बीच में थे या पाइप के अंदर फ्लो था, तो इसका दायरा सीमित था, कोफाइंड फ्लोस थे। ये अनकोफाइंड फ्लोस थे, इसका दायरा असीमित है। तो ये एक्सटर्नल फ्लो है और अनस्टेडी फ्लो है। तो इस फ्लो का जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है वो है, यहां पर देखिए, अनस्टेडी फ्लो और अ फ्लैट प्लेट। एक प्लेट के ऊपर अनस्टेडी फ्लो, लेकिन ये फ्लो कैसे हो रहा है ये देखिए। इनफाइनाइट फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड, इनफाइनाइट विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हमने लिया है। और उसके अंदर मान लीजिए एक फ्लैट प्लेट है और प्लेट जो डायमेंशन है वो एक्स और जेड एक्सिस के लॉन्ग है। ये मान लीजिए इस तरीके से ये प्लेट है और इसकी लंबाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, चौड़ाई जेड एक्सिस के लॉन्ग है और इस पर परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के लॉन्ग है। इस तरीके का केस है और इसके चारों तरफ फ्लूइड है। प्लेट मूव नहीं कर रही है शुरुआत में और इसका जो सराउंडिंग फ्लूइड है वो भी ठहरा हुआ है। प्लेट को अचानक से एक वेलोसिटी दी गई और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी दी गई यू, अचानक से। तो सडनली प्लेट मूव करना शुरू करेगी और माना कि एक्स एक्सिस के अलाउंग हम मूव करवा रहे हैं इसको, तो सडनली प्लेट एक्स एक्सिस के अलाउंग मूव करेगी तो इसके कांटेक्ट में जो फ्लूइड होगा वो भी मूव करना शुरू करेगा। तो जो ठीक कांटेक्ट में फ्लूइड होगा वो यू वेलोसिटी से मूव करेगा और जैसे जैसे प्लेट से दूर होते जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी। इसके अलावा यह भी तय है, चूंकि प्लेट जो है इसके चारों तरफ फ्लूइड है और यू वेलोसिटी से मूव करना शुरू हुई, तो जब मूव करना शुरू होगी तो फिर एक्स के साथ, अच्छा, जब प्लेट मूव करेगी तो ये ओरिजिन हम यही रखेंगे। ये जो ओरिजिन है वो यहीं पे इस कॉर्नर पे रखेंगे। ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ऐसे मूव करेंगे। तो आप समझिए ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम वो भी साथ साथ चल रहा है। तो जो भी डिस्टेंस होगी वो ओरिजिन से ही लेंगे। तो ये तो तय है कि यहां पर जो फ्लूइड है, यहां पर जो फ्लूइड है, या यहां पर जो फ्लूइड है, उसकी वेलोसिटी एक समान होगी, क्योंकि चारों तरफ फ्लूइड एक समान है। वेलोसिटी प्लेट की एक समान है, पूरी प्लेट सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो यहां की देखें, यहां की देखें, यहां की देखें, वेलोसिटी वही है, तो उसके कांटेक्ट में जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी वही होगी। तो जो वेलोसिटी होगी, पहली चीज तो जो फ्लूइड की वेलोसिटी मिलेगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगी, यानी यू कंपोनेंट होगा, वी और डब्ल्यू जो है दोनों जीरो होंगे। और ये जो वेलोसिटी होगी एक्स एक्सिस के अलोंग, ये फंक्शन किसका होगी? एक्स का तो नहीं होगी, यानी एक्स के साथ तो नहीं चेंज होगा। ऐसा नहीं यहां पे कुछ हो, यहां पे कुछ हो, यहां पे कुछ हो, ऐसा नहीं होगा। वाई के साथ चेंज होगी, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वेलोसिटी निश्चित ही घटती जाएगी। और इसके अलावा टाइम का भी फंक्शन होगा। टाइम का फंक्शन क्यों होगा? इसलिए होगा, प्लेट लगातार मूव कर रही है, तो जब मूव करना शुरू करेगी तो इसके कांटेक्ट में मान लीजिए कि वाई डिस्टेंस पर जो फ्लूइड है हम उसको देख रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए किसी समय t पर u थी, कुछ देर बाद देखना चाहते हैं इसी पॉइंट पर, तो क्या होगी वेलोसिटी? तो वो वेलोसिटी कुछ बढ़ी हुई होगी। क्यों? फ्रिक्शन के कारण। अगर अभी वेलोसिटी u है तो कुछ देर बाद जब लगातार प्लेट अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके कांटेक्ट की जो लेयर्स हैं वो सब उसी वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये समय के साथ धीरे 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 बढ़ना शुरू होगी। जैसे कि एक लेयर जो यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, जो प्लेट के ऊपर है, इसके कांटेक्ट वाली लेयर फ्रिक्शन के कारण कुछ कम वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, लेकिन अगर टाइम बढ़ता जाए, कुछ देर बाद देखें इसी को, तो क्या होगा? ये वेलोसिटी, ये लेयर इस लेयर को अपने साथ खींचने की कोशिश करेगी
लगातार फ्रिक्शन के कारण फ्रिक्शन इसमें होगा और इस कारण से सेम वेलोसिटी इसकी नहीं होगी, ये तय है। लेकिन समय के साथ इन दोनों वेलोसिटीज में जो अंतर होगा, यानी अगर ये u है और ये u माइनस डेल्टा u है, तो ये अंतर लगातार कम होता जाएगा टाइम के साथ। टाइम के साथ ये अंतर कम होता जाएगा। ये लेयर अगर u वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये लेयर जो इसके बगल में है उसको भी u वेलोसिटी से ही खींचने की कोशिश करेगी। फ्रिक्शन रहेगा, लेकिन ये फ्रिक्शन धीरे 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 कम होता जाएगा। और जो नीचे की लेयर है उसका प्रभाव ऊपर वाली लेयर पर बढ़ता जाएगा समय के साथ। तो इस कारण से जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो वेलोसिटी है किसी पॉइंट पर, वो वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। लेकिन उसकी लिमिट क्या है? लिमिट है u, कैपिटल U। यानी प्लेट की वेलोसिटी से तो तेज नहीं हो जाएगी, क्योंकि प्लेट की वेलोसिटी को ही प्राप्त करने की कोशिश करेगी वो समय के साथ। तो उसकी मैक्सिमम जो लिमिट होगी वो कैपिटल U होगी। तो जो भी वेलोसिटीज हैं, यानी कि y के साथ y डिस्टेंस पर जो भी वेलोसिटी है, तो उसकी समय के साथ, यानी कि व्हेन टाइम t टेंड टू इनफाइनाइट, दिस वेलोसिटी अप्रोचेस टू कैपिटल U, ये भी रहेगा। और ये यही नहीं, किसी भी वेलोसिटी के लिए रहेगा, यानी किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है सभी पॉइंट पर इस तरह से होगा। तो जो बाउंड्री कंडीशंस है हमारी वो ये होंगी, शुरुआत में फ्लूइड मूव नहीं कर रहा है, प्लेट मूव नहीं कर रही है, वेलोसिटी 0 है और सभी y के लिए है। फिर जैसे ही सडनली मोशन शुरू हुआ प्लेट के अंदर, वैसे ही ठीक प्लेट के ऊपर व्हेन y इज 0, वेलोसिटी इज u, कैपिटल। एंड एज y टेंड टू इनफाइनाइट, यानी दूर जाएंगे तो फ्लूइड की वेलोसिटी 0 होगी, ये तय है। लेकिन किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो समय के साथ u को अप्रोच करेगी, ये भी सही है। u को अप्रोच करेगी किसी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, ये बात भी सही है। तो इस तरीके से टाइम और y, t और y का फंक्शन होगा। किसी पॉइंट पर वेलोसिटी y और t का फंक्शन होगा। तो इस तरीके का फ्लो है। अब u यानी वेलोसिटी हमको चाहिए, इस तरह का अगर फ्लो होगा, सडन मोशन जो प्लेट में हमने दिया है उसके कारण से जो सराउंडिंग फ्लूइड में मोशन होगा, उसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पर क्या होगी, ये हमें पता करना है। तो हम एक तरफ देखेंगे, दोनों तरफ लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा होगा। ग्रेविटी का यहां कोई इफेक्ट नहीं है, तो दोनों तरफ ऊपर नीचे एक जैसा ही फ्लो होगा। तो हम एक साइड में देखते हैं इसको, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ओवर द फ्लैट प्लेट, एक साइड में देख रहे हैं। तो ये अनस्टेडी मोशन है, क्यों है? क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है। अब इसकी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फ्रेमिंग करेंगे, यानी इक्वेशन बनाएंगे और फिर देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज अनस्टेडी मोशन ओवर फ्लैट प्लेट। तो लेट अस कंसीडर an infinite mass of fluid, infinite mass of viscous fluid, infinite mass of viscous fluid, viscous incompressible, viscous incompressible fluid, a flat plate of large length
is placed within the fluid, within the fluid. Initially, the fluid and the plate are at rest. Giving sudden velocity sudden uniform velocity, to the plate ui, यानी x एक्सिस पर ui due to the motion of plate surrounding fluid start motion. Along I direction. Let velocity of fluid at any time t at distance y from the plate is u. तो इतनी बात हो गई कि फ्लूइड और प्लेट शुरू में रेस्ट में थे, फिर प्लेट में सडन मोशन दिया गया u वेलोसिटी से x एक्सिस के अलाउंग। इसकी वजह से जो सराउंडिंग फ्लूइड है वो भी मूव करना शुरू किया। माना कि टाइम t पर डिस्टेंस y पर फ्लूइड की वेलोसिटी u है, स्मॉल u है। तो क्लियरली u and w are 0. So by equation of continuity for incompressible fluid, we have equation of continuity for incompressible fluid. We get this, means u is function of y in t. x का फंक्शन है नहीं, z का होगा नहीं। सिमेट्रिक फ्लो है, प्लेट इस तरह की है और ये z एक्सिस है, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो चारों तरफ फ्लूइड है इसमें। तो फ्लूइड जब प्लेट ऐसे मूव करेगी तो चाहे यहां का हम देखें, चाहे यहां का देखें, चाहे यहां का देखें, z के साथ कुछ चेंज नहीं होगा।
तो z का फंक्शन होगा नहीं, इसलिए अल्टीमेटली वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज अलोंग x एक्सिस and is function of y and t only. y and t only. अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन पे आते हैं। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन इज दिस। ये हमें मालूम है एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यहां पे कोई, ये मान के चलते हैं किसी तरह का कोई बॉडी फोर्स नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमें मालूम है, ये होगी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। Q इज द वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी जो है वो हमें मालूम है केवल x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो Q की जगह हम u लिख सकते हैं, u की जगह u लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा इस तरीके से u डेल u बाई डेल y। x का फंक्शन तो ये होगा ना, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, फिर आप देख लीजिए इसको। पहले एक स्टेप बढ़ा दीजिए इसमें, q की जगह पर u ले लीजिए, ये। यहां पे एक चीज और बता दें कि सराउंडिंग फ्लूइड जो है ओपन है, तो जो प्रेशर है यहां पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझिए, और कोई एक्सटर्नल, कोई जो है अलग से प्रेशर नहीं लगाया गया है। तो प्रेशर हर जगह पर एक समान है, तो कांस्टेंट है, यानी कोई प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है। तो जब प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है तो ये वाला टर्म भी नहीं होगा। प्रेशर है लेकिन प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, प्रेशर डिफरेंस नहीं है, तो ये नहीं होगा टर्म। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो अल्टीमेटली इसमें रिड्यूस हो जाएगी। इसको भी अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे। जैसा कि बताया कि u केवल y और t का फंक्शन है, z और u का है नहीं, z और x का है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। यहां पर भी u और v नहीं है, हमें मालूम है, तो ये 0 हो जाएगा। u x का फंक्शन नहीं है, ये अभी हमने देखा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी इसमें, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन थी इस फ्लो के लिए जो हमारे पास है, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो मिलेगी ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है? अभी हमने आपको बताया था कि शुरुआत में वेलोसिटी 0 होगी फॉर ऑल y, कहीं पर भी, when t is less than or equal to 0, और जब t greater than 0 होगा, जब फ्लो हमारा शुरू होगा, तो जो वेलोसिटी है वो कैपिटल U होगी प्लेट के ऊपर, यानी when y is equal to 0 and when y tend to infinite U tend to 0। ये बात है,
u टेंड टू 0। लार्ज डिस्टेंस पर प्लेट के मोशन का कोई प्रभाव नहीं होगा, फ्लूइड स्टेशनरी था, स्टेशनरी रहेगा, ये मान के चलते हैं। तो इस कंडीशन के तहत इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको इसी फॉर्म में अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे, और जिस मेथड से इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे, वो जो टेक्निक अप्लाई करेंगे वो है सिमिलरिटी सॉल्यूशन मेथड। हमारे पास कई टेक्निक्स हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने के। उसमें है एक जो वेल नोन है, दैट इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी कि जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो सॉल्यूशन है उन सभी वेरिएबल्स का अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है। यह कहलाता है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अगर इस तरीके का कोई केस होगा तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरी जो टेक्निक हमारे पास है वो सिमिलरिटी सॉल्यूशन मेथड है। सिमिलरिटी सॉल्यूशन मेथड भी एक ऐसी टेक्निक है जिससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं। इसमें भी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनको आपस में इस तरीके से कंबाइन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाए। अब ये हर प्रॉब्लम के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में कैसे जोड़ें, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। हमारी जो प्रॉब्लम है इसके केस में जो सिमिलरिटी मेथड से जो हमें रिलेशन मिलेगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, उसको हम सीधे यहां पे लिख रहे हैं, उसके ज्यादा डिटेल में ना जाके कि कैसे आया उसमें हम नहीं जा रहे हैं। क्या करना है ये हम बताते हैं। तो यूजिंग similarity solution method, we will change by using similarity solution method, we will change transform partial differential equation 1 to ordinary differential equation. For this we consider u जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, u बाई यू, कैपिटल U, इसको हम ले रहे हैं सम फंक्शन ऑफ ईटा, जहां पे ईटा क्या है इस केस के लिए, ईटा इज y बाई 2 रूट न्यू टी, न्यू माने विस्कोसिटी बाई प्रेशर। तो ये हमको वेरिएबल लेना है, ये वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन में लेना है, इसको हम यूज करेंगे तो ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तब्दील हो जाएगी। अब ये सवाल है कि ये कैसे आया, तो ये इसमें नहीं जा रहे हैं, नहीं तो ये एक अलग ही लेक्चर बन जाएगा, लेकिन ये कर सकते हैं। जब आप टेक्निक पढ़ेंगे तो टेक्निक्स उसकी बताती हैं कि कैसे करना है। खैर, तो हम इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, सपोज दिस इज 2, तो इसको हम अगर यूज करें तो वी गेट डेल u बाई डेल टी,
इज डेल यू बाय डेल ईटा, डेल ईटा बाय डेल टी, ऐसे करेंगे। तो डेल यू बाय डेल ईटा, ये यू यहां भेज दीजिए, तो इसका डेरिवेटिव पार्शियल क्या होगा, दैट इज यू डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ईटा एंड ईटा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी के रिस्पेक्ट में ईटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वाई बाई 4 रूट न्यू टी, ये मिलेगा। और इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें ये मिलेगा। ये मिलेगा y की वैल्यू जो है हम फिर यहां से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वी गेट दिस। फिर हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y, इसे पता करेंगे तो ये हमको मिलेगा दिस, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमको मिलेगा अल्टीमेटली ये हम बताते हैं आपको क्या मिलेगा। ये मिलेगा, ये वैल्यूज यहां पे रखेंगे तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। Substituting these values in equation 1, we get in equation 1 we get दिस, ये मिल जाएगा। इस पे हम जाएंगे और अब देख सकते हैं ये जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो गया है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एफ का डेरिवेटिव 2 टाइम्स 1 टाइम्स एंड दिस। तो दिस इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सोल्यूशन अगर आप देखिए, इसका इंटीग्रल करिए तो ये जो कुछ भी है इसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो इंटीग्रल का जो ऑब्वियस मेथड है कि इंटीग्रल करेंगे तो लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू -2 दिस प्लस log suppose c1, so you get log of f dash by c1 eta square, f dash eta c1 e power minus eta square। एक बार और इंटीग्रल करेंगे इसका तो आपको मिलेगा f eta is equal to c1 इंटीग्रल 0 to eta प्लस कांस्टेंट, ये मिलेगा। तो f इज दिस, f is this, f is c1
दिस। अब बाउंड्री कंडीशन यूज करके C1 C2 की वैल्यू पता चल जाएगी। बाउंड्री कंडीशन देखिए, ईटा हमारा ये था, जो हमने ईटा कंसीडर किया था उसको देखिए। ईटा हमने एज्यूम किया था y/2 अंडर रूट न्यू टी ये है। अब y और u में बाउंड्री कंडीशन है, y t और u में। हमको इसको u के बजाय अब ईटा में कंडीशन को ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि ईटा में सॉल्यूशन है हमारे पास। तो जो नए वेरिएबल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली बाउंड्री कंडीशन को भी चेंज करेंगे। अच्छा, f क्या है यहां पे? f है, f इज फंक्शन ऑफ ईटा एंड इज u बाई कैपिटल U। तो बाउंड्री कंडीशन in new variables eta and f are, ये ट्रांसफॉर्म होकर के क्या हो जाएगी देखिए, सॉरी देखिए, when y is 0, u is capital U. When y is 0, eta is 0. और y0 पे u कैपिटल U है, तो f क्या हो जाएगा? 1। This gives us and u is equal to capital U. This gives us f is equal to 1। तो कंडीशन क्या हो गई? y 0 पर u कैपिटल U था, अब क्या हो गया? ईटा 0 पर f 1 हो गया। ये कंडीशन मिल गई। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन थी उसको देखो। when t is 0, when t is 0, when t is 0, eta is infinite. When t tends to 0, eta tends to infinite। अच्छा, तो t 0 पर u 0 था, तो f 0 हो जाएगा, and f is u is 0 gives us f is 0। तो ये कंडीशन थी, इससे हमें ये मिली। तो जो बाउंड्री कंडीशंस थी वो नए वेरिएबल में क्या हो गई? ईटा 0 पर f1 और ईटा इनफाइनाइट पर f0। इनको हम यूज करेंगे। यूजिंग न्यू बाउंड्री कंडीशंस in equation 3 we get क्या मिलेगा? ईटा 0 1, ईटा 0 1 और इंटीग्रल करने पर 1 का ईटा
C1 ईटा प्लस C2 और F1, तो कंडीशन मिलेगी ईटा 0, यानी और अपर लोअर लिमिट सेम हो जाएगी। यूजिंग दिस कंडीशन ईटा 0, यहाँ ईटा 0 करेंगे, लोअर अपर लिमिट सेम होने पर ये 0 हो जाएगा। और F1 यानी C2 इज 1, C2 इज 1, एक कंडीशन ये हो गई, एक कांस्टेंट ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरी कंडीशन यूज करिए, ईटा इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, C2 1 हो चुका है तो ये 1 होगा, C1 चाहिए, ईटा इनफाइनाइट F0, therefore C1 is 1 by minus 1 by 0 to infinite this। और ये जो इंटीग्रल है इसको आप इसकी जो वैल्यू है वो है वेल नोन वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या होती है, दैट इज √π/2, √π/2, तो ये हो जाएगा -2 by √π, -2 by √π। तो C1 C2 की ये वैल्यू हो गई, इसको यहां पे रखेंगे तो फंक्शन f जिसका संबंध वेलोसिटी से है वो मिल जाएगा। Therefore f is -2 by √π 0 to infinite plus 1, f is this। और f क्या था, f is u by कैपिटल ये था, और ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है -2 by √π इंटीग्रल दिस फंक्शन इज कॉल्ड एरर फंक्शन। एरर फंक्शन की डिफिनेशन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, दिस फंक्शन इज एरर फंक्शन, देयरफॉर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज 1 माइनस एरर फंक्शन ईटा। ये वेलोसिटी हो गई। तो ये जो प्रॉब्लम थी इसका सॉल्यूशन ये मिला एरर फंक्शन के टर्म्स में, और ईटा जो है बताया था क्या है, ईटा था ईटा था y/2 √μt। एरर फंक्शन की जो वैल्यू होती है, देखिए व्हेन ईटा इज 0, एरर फंक्शन की जो वैल्यू होती है समझ लीजिए, ईटा 0 पर ये वैल्यू देता है 0, और इनफाइनाइट पर ये वैल्यू होती है 0। और इनफाइनाइट का मतलब क्या है, y0, ईटा 0 का मतलब y0, और ईटा इनफाइनाइट का मतलब y इनफाइनाइट है ना। ये y का फंक्शन है, t का भी है, तो 0 का मतलब है प्लेट के ऊपर, और इनफाइनाइट का मतलब है प्लेट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो प्लेट के ऊपर अगर वेलोसिटी देखी जाए, प्लेट के ऊपर वेलोसिटी देखिएगा तो एरर फंक्शन इज 0, ये 0 होगा, तो प्लेट के ऊपर वेलोसिटी कैपिटल U, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर यानी y इनफाइनाइट पर इसकी वैल्यू है 1, ये 1 करेंगे तो आप देख सकते हैं 0, यानी कि लार्ज डिस्टेंस पर वेलोसिटी 0 है,
और प्लेट के ऊपर वेलोसिटी u है। टाइम के साथ भी इसको चेंज दे सकते हैं। when t is 0 y is eta is infinite। t 0 मतलब जब मोशन शुरू नहीं हुआ है, तो t 0 मतलब eta infinite। तो t 0 पर एरर फंक्शन 1 है, तो u 0 होगा। यानी कि जब t 0 है, जब मोशन शुरू नहीं हुआ, तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है। और t जब इनफाइनाइट है, यानी कि किसी एक पॉइंट पर ही देखें लार्ज टाइम के बाद, तो लंबे समय के बाद वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी वो देखिए। when t is infinite, eta is 0, eta is 0, error function is 0, error function is 0 means u, कैपिटल U। तो किसी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी देखें इनफाइनाइट टाइम पर, तो वही वेलोसिटी है जो प्लेट की वेलोसिटी है, प्लेट की वेलोसिटी है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, प्लेट की वेलोसिटी की को अप्रोच करेगी, तो वो दिख रहा है व्हेन टाइम t इज इनफाइनाइट, वेलोसिटी अप्रोचेस टू वेलोसिटी ऑफ प्लेट। तो दिस इज द सॉल्यूशन। अब शियर स्ट्रेस अगर आप देखिएगा, शियरिंग स्ट्रेस ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है विस्कस फ्लो में। तो शियर स्ट्रेस जो है, जैसा कि यहां पे केस है, वो होगा ये। दूसरा स्ट्रेस कंपोनेंट मिलेगा नहीं, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, u is function of eta and eta is function of y। और ये वैल्यूज अगर आप रखिएगा, u विद रिस्पेक्ट टू eta, ये हम सब देख चुके हैं। u f डैश eta, u f डैश eta, ये डेरिवेटिव हम देख चुके हैं पहले ही। u कैपिटल U f, तो u को विद रिस्पेक्ट टू ईटा करिएगा तो u और डेरिवेटिव ऑफ f ये है, और ईटा का विद रिस्पेक्ट टू y यहां से देख लेंगे, तो वो मिलेगा हमें 1/2 रूट न्यू t। ये तो किसी पॉइंट पर जो शियर स्ट्रेस होगा वो है। अगर प्लेट के ऊपर देखें, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्लेट पर स्ट्रेस जाहिर सी बात है समय के साथ भी बदलेगा, और डिस्टेंस तो हमने प्लेट पर ही ले लिए, तो ये टाइम के साथ चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट प्लेट पे बदल रहा है। स्ट्रेस जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। तो ऑन द प्लेट when y is 0, तो म्यू u f डैश ईटा, तो f डैश ईटा की वैल्यू प्लेट के ऊपर y 0 होगा, ईटा 0 होगा, 2 रूट म्यू t, और f डैश 0, ये वैल्यू आप देखिए, ये जब इंटीग्रल सॉल्व कर रहे थे तो इससे एक स्टेप पीछे जाएंगे। जब ये पहला डेरिवेटिव था उसको इंटीग्रेट करने पे हमें ये मिला था, तो इससे ठीक पहले वाले स्टेप पे आप जाएंगे। तो एफ डैश की वैल्यू देखिए, जब ईटा 0 है, तो जब ईटा 0 है तो वो देखिए दैट इज C1, दैट इज C1 म्यू u C1,
दिस, और C1 की वैल्यू हमने अभी देखा था, C1 था -2/√π। तो ये वैल्यू यहां पे रख सकते हैं और आपको मिलेगा प्लेट के ऊपर जो फ्रिक्शन है यानी कि शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू मिल जाएगी और वो होगी μu, माइनस साइन रहेगा इसमें, लेकिन हमें मॉड से मतलब है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है, तो माइनस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये है, ये वैल्यू मॉड इस पे लगा लेंगे। तो शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेट इज दिस। टाइम के साथ आप देख रहे हैं कैसे बदलेगा। टाइम जब 0 होगा, यानी जब शुरू हो रहा होगा, तो ये 0 होगा, 0 होगा। वैसी स्थिति में इस पर फ्रिक्शन बहुत लार्ज होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि सडन मोशन हुआ। सडन मोशन से होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट इनफाइनाइट होगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट इनफाइनाइट होगा तो फ्रिक्शन इनफाइनाइट है, वो दिख रहा है यहां से। और जब टी इनफाइनाइट है यानी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, यू को अप्रोच करेगी सभी पॉइंट पे, तो कोई प्रेशर ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं रह जाएगा, यानी फ्रिक्शन 0 होना चाहिए। तो वो भी दिख रहा है कि व्हेन टी इज इनफाइनाइट दिस इज 0। तो दिस इज ऑल अबाउट द अनस्टेडी फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट। अनस्टेडी फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, तो ये एक एग्जाम्पल ऐसा था जो कि अनस्टेडी फ्लो, टाइम डिपेंडेंट फ्लो है और अनकोफाइंड फ्लो है जिसका दायरा असीमित है। उसमें ये एक सिंपल फ्लो था, तो ये हमने कंसीडर किया था। तो आपने स्टडी और अनस्टडी दोनों तरह के फ्लो देख लिए। थैंक यू।